नाजरीन आदाब। सालार यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज एक खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब खुरैशी, जो मुल्क के मुमताज़ ब्यूरोक्रेट्स में आपका शुमार होता है अपने खिदमात के हवाले से। आपने 4 किताबें तसनीफ़ की हैं। हाल ही में आपकी किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया मंजर-आम पर आई है और कई हलकों में यह बहस और गुफ्तगू का बाइस बनी है। इस किताब के हवाले से उन अलग अलग से तोहमात और इल्ज़ामात का तदारुक हो जाता है कि मुदल्लल तौर पर मोहतरम यसवे कुरैशी साहब ने एक जवाब पेश किया है कि जो इल्ज़ामात हैं तोहमात मुसलमानों से जोड़े गए हैं आबादी के लिहाज से, ये सब बेबुनियाद हैं। डॉक्टर यसवे कुरैशी साहब, आपका दिली खैर मकदम है गुफ्तगू में। शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किताब जो है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये लिखने की तहरीक किस तरह आपको मिली, इसके बारे में कुछ बयान फरमाएं। कि ये 1995 में ये ऑलमोस्ट बाय एक्सीडेंट ये किताब शुरू हुई। मेरा कोई इरादा नहीं था, कुछ मुझे इस बारे में न कोई जानकारी थी। मेरे पास उस जमाने के UNFPA जो UN का पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, उसके कंट्री डायरेक्टर थे, तो वो कैनेडियन, लेकिन इंडिया का उन्हें कुछ पता था। वो मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि साहब, आप एक मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग क्योंकि कम है, तो आप एक स्ट्रैटेजी पेपर उनके लिए हमारे लिए लिख दीजिए। तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, भाई देखो, ना तो मैं इस्लाम का स्कॉलर हूँ, ना मैं फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो काम कर चुका हूँ, तो मुझे उसका भी पता नहीं है। आप तो मैं कैसे लिखूं? मैंने कहा, नहीं साहब, आप लिख सकते हैं, हमें मालूम है आप लिख सकते हैं, आप ही लिखिए, प्लीज लिखिए। पीछे पड़ गया और बड़ा अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर भी दे रहे थे। एक महीने की कंसल्टेंसी के 1.5 लाख रुपए, जो बहुत अट्रैक्टिव थी, क्योंकि मेरी तनख्वाह उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए थी। तो लेकिन मेरे एक अंदरूनी आवाज ने कहा कि इसको प्रोजेक्ट को लेना, लेकिन प्रो बोनो, यानी पैसे नहीं लेना इसके। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, मैं इस शर्त पे लेता हूँ इसको कि मैं पैसे नहीं लूंगा। तो बड़ा हैरान हुए कि साहब, हमसे तो लोग जोर दबाव डाल के पैसा लेते हैं और आप कहते पैसे नहीं लोगे। तो नहीं, वो आपको तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा, चलो आप इतना इंतजार कर रहे हो तो मैं भी ले लूंगा, 1 रुपया लूंगा। अब 1 रुपया हो या 1 लाख या 10 लाख हो, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गिनी जाएगी, तो फाइनेंशियल प्रोसीजर पूरे इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने कहा, आप मुझे खत लिखिए, मैं भारत सरकार से उसकी पे इजाजत लूंगा और हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और उसके बाद में करूंगा। ये सब हमने किया। उसके बाद जब मैंने लिखनी शुरू की तो मेरे तो जैसे दिमाग के दरवाजे खुलने लग गए। मुझे तो बहुत सारी चीजों में, मेरे दिमाग में भी मिथ थे, गलत फहमियां थी, नहीं मालूम था। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, हालांकि मुझे 1 महीने से जरा ज्यादा लगा इसको, 5 महीने लगे, लेकिन जो निकल के आया 33 पेज का एक पेपर था, वो बहुत ही एक आई ओपनिंग था मेरे लिए और मैं समझता हूँ औरों के लिए। बाद में जब मैंने उस पेपर पे कई जगह लेक्चर दिए तो उस पे लोगों ने ये रिएक्शन दिखाया कि साहब, ये तो हमको ये नहीं मालूम था, हमको तो फला चीज नहीं मालूम थी, ये तो हमारे लिए नई बात है। तो फिर मैंने वहाँ उस लेक्चर में भी ये फैसला किया कि मैं इस पे कोई ऑनरेरियम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने चाहा कि ये मेरा नेशनल कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो उसमें मुझे खुशी थी। तो अच्छा, ये जो मेरा वहम था, जो मैंने आपको अंदरूनी आवाज बताई ना, ये वहम भी ठीक साबित हुआ। 5 साल बाद में लंदन में था, मेरी बेटी के हॉस्टल में ठहरा हुआ। वहां पे मेरे पास एक टेलीफोन आया, जिन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि उनका नाम भी डॉक्टर कुरैशी, कि मैं मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ यूके का प्रेसिडेंट हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपका पेपर मैंने पढ़ा है, हमें कुछ उससे इख्तिलाफ है। तो अब जब मैंने उनकी टोन देखी कि ये तो जरा खतरनाक सी है, तो अब लंदन में मार पिटाई न कर दे मेरी, तो मैंने कहा, साहब सॉरी, मेरी तो फ्लाइट है। तो अगले दिन वो एयरपोर्ट पहुंच गए, 2 आदमी थे, और पहला सेंटेंस जो उन्होंने बोला वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देखिए, फैमिली प्लानिंग जो है वो मगरिबी दुनिया की, यानी अमेरिका और यूके वगैरह की कंस्पिरेसी है,
साजिश है इस्लाम के खिलाफ, और वो आप जैसे लोग को खरीदते हैं पैसा लेके यूएन एजेंसी के जरिए इस किस्म के पेपर लिखने के लिए। अब मुझे तो किसी ने खरीदा नहीं था, अगर मैंने पैसे ले लिए होते तो मुझ पे खरीदने का चाहे इल्जाम लग जाता कि मैं मर्सिनरी हूँ, प्रोफेशनल हूँ, पैसे लेके लिख रहा हूँ, तो मुझ पे तो ये चूंकि मैंने वो 1 रुपया भी नहीं लिया था, आज तक भी नहीं लिया, तो मेरी मॉरल अथॉरिटी जो थी, फिर तो मैं उन पे गालिब हो गया। मैंने कहा साहब सॉरी, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, इसलिए आप मेरे उस पर शक करें, ये गलत बात है, और मेरिट पे आर्ग्यू कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि इस्लाम के खिलाफ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लगा हुआ है, साजिश कर रहा है, कुछ उसमें डाउट नहीं, लेकिन फैमिली प्लानिंग को मैं साजिश इसलिए नहीं मानता कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में तो बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं वो, और मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप फैमिली प्लानिंग करो, तो ये तो ऐसा तो नहीं है। खैर वो काफी उन्होंने सुना, फिर उन्होंने कहा नहीं था आप ये किताब पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। मैंने कहा मैं सब पढ़ लूंगा, लेकिन आप मेरी बात भी तो समझिए। तो बहरहाल ये उसका एक इंटरेस्टिंग कहानी थी कि किस तरह ही किताब शुरू हुई थी। जी जी। ये कितने साल लगे किताब मुकम्मल होने में कुरैशी साहब? जी ये बताते हुए भी मुझे शर्म आएगी, 25 साल लगे, क्योंकि ये क्योंकि मैं और काम में, क्योंकि मैं सर्विस में था और काम करता रहा, बीच में कई किताबें और लिखते रहा। क्योंकि होता क्या था कि जब भी ये किताब, जब मुझे 4-5 साल तो इस चीज को समझने में लगे कि लोगों ने कहा किताब ये 35 पेज का 33 पेज का जो पेपर है, इसको आप इनलार्ज कर दीजिए किताब के रूप में, तो लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट सारी वही की वही है, कोई बदली नहीं। तो लेकिन फिर मैंने जो डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992-93 में पहली बार आया था, और हर 5 साल बाद होता है, कि पहला सर्वे तो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ था। बाद में जैसे जैसे सर हमारी किताब कंप्लीट होने के लगभग आए, वहां पे नया डेटा आ जाता था। अब नया डेटा आ जाए तो मुझे उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये तो नहीं कि उस डेटा की वजह से मेरे जो सारा थीसिस है और मेरा जो आर्गुमेंट है वो फॉल्टर न कर जाए, वो गलत न साबित हो जाए, तो मैं फिर पढ़ता था, फिर अपडेट करता था। तो 4 बार तो इसको अपडेट करना पड़ा, क्योंकि 4 बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आए ना। तो फाइनली अब ये कोविड का मैंने फायदा उठा लिया कि कोविड के जमाने में क्योंकि कहीं जा नहीं सकते थे, घर में रहते थे, तो मैंने उसमें 5-6 महीने के अंदर अंदर इस किताब को मुकम्मल कर डाला। कुरैशी साहब, मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपकी किताब के हवाले से मैंने कई तबसरे पढ़े हैं और आपके कई इंटरव्यूज भी किताब के हवाले से मैंने देखे और सुने हैं। ये जानना चाहूंगा कि आपने मुदल्लल तौर पर यह साबित किया है कि जो इल्ज़ाम आमतौर पर मुसलमानों पे और मुसलमान खानदानों पे लगाया जाता है कि उनकी बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए खतरा है, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए खतरा है, इसकी कुछ मिसालें आप जो किताब में आपने इस्तेमाल की हैं इसके ताल्लुक से कुछ वजाहत बयान फरमाएं कुरैशी साहब। जी, पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि वो जो गलतफहमी है वो है क्या। तो वो 5 पे मैंने फोकस किया है, वैसे तो कई है लेकिन 5 पे मैंने। सबसे पहले तो उनका क्या इल्जाम ये है कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आबादी इतनी बढ़ रही है, उसके लिए जिम्मेदारी मुसलमान की होती है। दूसरा उनका कहना है कि इसकी वजह से, क्योंकि इतने बच्चे उनके पैदा होते हैं, कि जो डेमोग्राफिक बैलेंस यानी पॉपुलेशन आबादी का मुख्तलिफ कम्युनिटीज के एक दूसरे उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, यानी हिंदुओं की तादाद कमती जा रही है, मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के ये कंस्पिरेसी की जा रही है ताकि मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल जाए आबादी में और उनके पास पॉलिटिकल पावर आ जाए। और चौथी चीज ये कि मुसलमान पॉलीगेमी 3-3 4-4 बीवियां करते हैं ताकि आबादी बढ़ा सकें, और इसीलिए एक स्लोगन बड़े बड़े नेताओं के मुंह से हमने सुना है कि हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 40। तो ये और एक 5वां जो मिथ है जो मुसलमानों में शायद ज्यादा है और औरों में भी है, कि फैमिली प्लानिंग इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। तो ये 5 मिथ में लेके चला। अब इसकी मैं आपको ब्रीफली इसकी हकीकत बताता हूँ कि ये तो फैक्ट है कि मुसलमानों के जो बर्थ रेट है वो हाईएस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि बताया जा रहा है। इंप्रेशन ये होता है कि अगर किसी हिंदू फैमिली में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 बच्चे होंगे।
मैंने इसमें दिखाया है कि कभी भी एक बच्चे से ज्यादा का डिफरेंस नहीं था। एक बच्चे वो टू बी एग्जैक्ट 1.1 था। और अब वो भी घट के, क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, मुझे हिंदुओं से ज्यादा तेजी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो गैप 1.1 से घट के 0.5 यानी आधे से कम 0.48 पे आ गया है। तो तेजी से वो गैप कम हो रहा है। तो दूसरी चीज जो थी कि डेमोग्राफी की जो बैलेंस है वो अपसेट हो रहा है। उसमें उस हद तक से चाहिए कि पिछले 60 साल में कोई 4 परसेंटेज पॉइंट्स का मुसलमानों में इजाफा हुआ और हिंदुओं में कमी हुई। यानी 84% हिंदू जो थे 1951 में, वो घट के 79.8 रह गए। और ये जो उनमें जो कमी हुई, ये सारी कौमों में बढ़ गई, सिख ईसाई मुसलमान, मुसलमानों में मेनली मुसलमान 9.8 से बढ़ के 14.2 हो गए। तो उस हद तक ये चार लिमिटेड एक्सटेंट के भाई ये डेमोग्राफिक बैलेंस्ड। लेकिन ये डेमोग्राफिक बैलेंस के 60 साल में 4 परसेंटेज पॉइंट अगर हुआ है, तो मेजोरिटी बनने के लिए मुसलमानों को 600 साल चाहिए। तो ये प्रोपेगेंडा कि बस ये 2 साल में 3 साल में बस आने वाले हैं, तो ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। तीसरी चीज ये मुसलमानों की ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई संगठन, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम ये कह रही हो मुसलमानों को कि भाई देखो तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि मेजोरिटी बन जाओ। मैंने तो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। तो ये भी अफवाह है। चौथी चीज जो पॉलीगेमी के 4-4 बीवियां ना, 4-4 बीवियों में खुद 3-4 मिथ्स शामिल हैं। एक तो 4 बीवियां, ये 2 बीवियां भी इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जेंडर रेशो है, जेंडर रेशो का मतलब होता है कि 1000 मर्दों के मुकाबले में कितनी औरतें होंगी। तो हमारे यहाँ जेंडर रेशो 100 साल से इन औरतों के खिलाफ चल रही है। 100 साल से। ये बदकिस्मती की बात है अपनी जगह ना। 2020 में ये जेंडर रेशो 1000 मर्दों के ऊपर 924 औरतें थी। अब जब अगर मुझे दूसरी बीवी की तलाश करने चलूं, तो दूसरी बीवी तो वहां कहीं अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि 1000 मर्दों को 900 वो नंबर से नहीं है वो। तो ये इसलिए ये अफवाह जो फैलाई गई, ये कहां से आ गई। तो दूसरी चीज के कुरान शरीफ में भी इस्लाम में जो पॉलीगमी, एक कुरान शरीफ की सिर्फ एक आयत है जो ये इजाजत देती है। ये नहीं कहती कि आप 2-2 4-4 बीवियां करो। इजाजत देती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि बहुत उनके साथ बराबरी करनी होगी। अच्छा, वो कुरान शरीफ की जो आयत है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो ना। हर आलिम के मुंह से हमने ये सुना है कि ये परमिशन है और कंडीशनल है। लेकिन एक कंडीशन और है जो जिसकी कोई बात नहीं करता, जिसको मैंने हाईलाइट किया। कंडीशन क्या है कि ये आयत किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी उसको देखिए। कॉन्टेक्स्ट ये था कि यतीमों की और बेवाओं की बात हो रही थी। उस जमाने में चूंकि ट्राइबल वॉरफेयर बहुत होता था, उसमें बहुत लोग मर्द मर जाते थे, तो औरतें बच्चे, यतीम बच्चे बच जाते थे। तो यतीमों की बात कर रहा है, और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है उसमें कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ करना, उनके साथ बेईमानी ना करना, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ना कर लेना, उनकी अच्छी चीज लेके अपनी कोई बुरी चीज से रिप्लेस ना कर देना। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम उन यतीमों में से 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। तो यानी अगर ये दूसरी तीसरी की अगर इजाजत भी है तो उन यतीमों में से है। अब अगर मैं दूसरी शादी करने का सोचूं तो मैं वर्जिन की तलाश में निकलूं, तो ये नहीं, मकसद ये है कि इसका किसी बेवा से शादी करो। तो कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए। तो ये चीज मुसलमानों में भी जो एक गलत फहमी है, इसको दूर करने की जरूरत है। तो ये 5 मिथ्स है जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश किया। बहुत खूब। कुरैशी साहब, अब ये आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये आबादी का जो इश्यू है, डेमोग्राफी का जो इश्यू है, ये मसला है, इसको अपने अपने मफादात के लिए सियासतदानों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको पॉलिटिसाइज किया है हिंदुस्तान में जी। और एक तरह से इंटेंशनली मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी साजिशें रचते हैं। क्या कहना चाहेंगे कुरैशी साहब इसकी तरफ? जी जी जी, इस पे भी मैंने लिखा पूरा एक चैप्टर मेरा, पॉलिटिक्स एंड फैमिली प्लानिंग। उसमें यही देखा है कि ये देखिए, मैंने सारे फैक्ट्स बताए हैं
तो जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं वो कोई अनपढ़ तो है नहीं, बड़े पढ़े लिखे हैं, इनकी बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उसके बावजूद मैंने यही लिखा है कि इसकी दो वजह हो सकती है कि अगर उसके बावजूद भी अगर वो अफवाहें फैला रहे हैं, एक तो ये हो सकती है कि वो खुद नादान है, दूसरा ये कि वो जानते तो हैं लेकिन जानबूझ के खुराफात करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो पहली चीज मैंने खुद रूल आउट की है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि नादान है, नहीं ना, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, खूब इनकी रिसर्च होती है। तो जान के तफरका फैलाने के लिए, ताकि हिंदुओं में मुसलमानों से के लिए डर और नफरत पैदा हो कि देखो ये पावर में आने चाह रहे हैं, इस वजह से बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, इस वजह से ये प्रोपेगेंडा है। यानी ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर एक नफरत की लहर आम की जा रही है कि मुसलमान खुद इस मुल्क के लिए खतरा है, ऐसी कोशिशें की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने कहने की। साहब, अब ऐसा माहौल बन रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अदम रवादारी, इंटॉलरेंस और नफरत का माहौल तो बढ़ ही रहा है। ऐसे हालात में आप क्या देखते हैं कि मुसलमानों का मौजूदा हालात में, मौजूदा तनाजुर में किस तरह का लाए अमल होना चाहिए ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में आंख से आंख मिलाकर जीने के लिए? कुरैशी साहब जी, देखिए, इसमें मैंने अपनी किताब में भी ये कहने की कोशिश की है कि देखिए जितना भी ये प्रोपेगेंडा है उससे मुसलमान मुतासिर न हो और वो वही करें जो उनको करना चाहिए, यानी फैमिली प्लानिंग पर अमल करें। क्योंकि फैमिली प्लानिंग, क्योंकि मैंने इसमें एक चैप्टर जो इस्लाम क्या कहता है फैमिली प्लानिंग पे, इसमें मैंने ये चीज साबित की है कि इस्लाम तो फैमिली प्लानिंग का सपोर्टर है, मुखालिफ नहीं है। बल्कि एक आयत उसमें जो मैंने समझता हूँ कि क्लिंचिंग आयत है, वो उसमें ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नौजवानों, तुम अपने आप को बुरी नजर से औरतों की तरफ देखने से बचाने के लिए शादी किया करो जब जब तुम इस लायक हो जाओ। तो एक गरीब लड़का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा कि सर मैं गरीब हूँ लेकिन सेक्सुअल डिजायर तो मेरी भी है, जिनसी जरूरतें मैं कैसे पूरी करूं? तो उस पे हुजूर ने फरमाया, जवाब दिया वो आयत को रिपीट करते हुए कि जब तुम इस लायक हो जाओ कि फैमिली रेज कर सको, शादी जरूर करना, और जब तक इस लायक नहीं होते रोजा रखा करो, क्योंकि रोजे से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस होती है। और फिर एक और हदीस है जिसमें तो ये दो हदीसें और कुरान शरीफ की आयत, तीनों में समझता हूँ ये मुकम्मल रेसिपी है फॉर फैमिली प्लान। क्या है वो हदीस? कि एक शख्स हुजूर के पास पहुंचा कि मेरे कई बच्चे हैं, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, तो और मैं उसके लिए अल अजल यानी विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस ये प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे एक यहूदी ने बोला कि ये तो माइनर इन्फेंटिसाइड है, ये तो कत्ल है, स्पर्म का, छोटे बच्चे का कत्ल है, ये तो नहीं कर सकते। तो उस पर हुजूर ने कहा कि नहीं, इसने जू ने गलत कहा, जू ने गलत कहा, यानी अगर तुम वो मेथड अडॉप्ट करते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेथड तक अप्रूव हुआ है, तो इससे ज्यादा फैमिली। अब हैरानी की बात इसमें है कि 1400 साल पहले जब अरबिया में क्या पूरे दुनिया में कहीं पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं था, उस वक्त पॉपुलेशन को लिमिट करने की बात की गई। उसके अलावा और मैंने बहुत सारी आयतें लिखी हैं कि जिसमें क्वालिटी ऑफ अपब्रिंगिंग, माँ के की सेहत, बच्चे की सेहत, बच्चे की तालीम, उसकी अच्छी परवरिश, इस पर पूरा जोर दिया गया। यानी क्वालिटी पर जोर है इस्लाम का, न कि नंबर्स पर। कुरैशी साहब, आपने कुरान करीम की आयत और हदीस मुबारका के हवाले से भी किताब में कई जगह आपने लिखा है कि किस तरह 1400 साल पहले खवातीन को मर्दों के मुकाबले में इक्वल राइट्स दिए गए थे और प्रॉपर्टी राइट्स में उनके हिस्से की बात की गई थी। 1400 साल पहले जो इस्लामी तस्वुर था, 20वीं सदी में दूसरे ममालिक में, दूसरे अक़वाम आज उसको अपना रहे हैं। अपनी इन तमाम चीज़ों के हवाले से बताया है कि इस्लाम की जो रोशनी है इस पर एक बादल मंडला रहे हैं तौहमात के वगैरह आपने बात की। अब किताब से हटकर कुरैशी साहब, चूंकि मैंने कई बार आपके मज़ामीन भी पढ़े हैं और कई वीडियोस भी देखे, आपने मुसलमान नौजवानों के को खिताब करते हुए एक मरतबा आपने कहा था कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान नौजवानों को नए हौसले के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ना है। उनमें जो अनसर्टेनिटी का जो सिंड्रोम है, मायूसी का, नाउमीदी का जो उनके अंदर एक डर खौफ है, उसके खौल से उनको बाहर आना चाहिए।
आपने अक्सर कहा है कि मुसलमान नौजवानों को अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग में शामिल होना है। इसके ताल्लुक से मजीद और कुछ कहना चाहें कुरैशी साहब? जी जी, मेरा ये नौजवानों से अपील है कि एक तो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाइए। हमारे मुसलमानों में वैसे तो पूरे इंडिया की हालत है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत खराब है, पूरे इंडिया हाँ, की, ये सिर्फ मुसलमानों की जी बात नहीं। तो जी दर के अगर एक एम्प्लॉयमेंट के काबिल होता है तो 9 तो है जो जो बेरोजगार ही नहीं बल्कि रोजगार के काबिल ही नहीं होते। किसी को नौकरी उनको देने जी का जी जी। जैसे वो मुंह खोले पता लग जाता है कि बिल्कुल अनपढ़ है और निकम्मे हैं। तो एक तो हमें हाँ, सही तालीम है। है पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम सबकी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, और खासतौर से मुसलमानों की। जी जी अब आपके साउथ में तो बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जो मुसलमानों के एजुकेशन पे बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे जी हाँ, अफसोस है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इसका बड़ा फुकदान है कि ये जी जी मुसलमानों के स्कूल बहुत कम है, अच्छी क्वालिटी के जी जी एजुकेशन देने वाले। विद द रिजल्ट की जब क्वालिटी नहीं आएगी तो उनको जॉब कहाँ देने लगी। तो पहली चीज तो सलाहियत का पैदा करना और फिर बाद में जी उस सलाहियत का इस्तेमाल करना। अब ठीक है, जी जैसे आजकल के हालात हैं उसमें हर तरफ से अटैक हो रहा है, उसकी वजह से मायूस जी होके बैठ जाएं तो ला जी तकनतो बिर रहमतिल्लाह, ये तो हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी मायूस ना हो जी हाँ उनकी जी हाँ रहमत से, तो हालात कैसे भी हो। तो आजकल के जी हालात जरूर ऐसे मायूस कुन हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने हौसला बरकरार रखते हुए पढ़ाई पर जोर दें, बच्चों को अपने पढ़ाएं और उनकी अच्छी से अच्छी तालीम दें। सर, हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में हैं। आप अर्ज कर रहे थे कि ये जो लार्ज फैमिली का जो मसला है, इसमें आपने किताब में साबित किया है कि इसमें किसी तरह का कंपटीशन नहीं है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान। ये एक सियासी बाजीगरी है, इसके ताल्लुक से कुछ कह रहे थे सर आप? जी सर। जी, मैं ये इसमें मैंने कहा है कि जी सर। राइट विंग ने जरूर हिंदुओं को कहा कि भाई देखो मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे, इनकी गिनती बढ़ जाएगी, तुम्हें भी बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए, 8-8 करो, 10-10 करो। खुशकिस्मती की बात है कि हिंदुओं ने उसको सीरियसली नहीं लिया, कि इस जी हाँ। वजह से उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जी और जी जी मुसलमानों को भी मैंने अपील की कि उसको इग्नोर करें। अगर हिंदू पॉपुलेशन बढ़ने भी लगे आप उसकी परवाह न करें, आप अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें जी और जी सर। फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें। बल्कि मैंने इसमें किताब में फिर ये देखा और साबित किया है कि एक्चुअली ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू बनाम मुसलमान का इशू ही नहीं है। हिंदू जी मुस्लिम तो बिल्कुल एक ही पलड़े में है, क्योंकि जी अगर हाँ जी हाँ मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है तो दूसरे नंबर पे हिंदुओं में सबसे कम है। तो जी हाँ जी उसकी वजह ये कि उनके यहाँ भी अनपढ़ता है, उनके यहाँ भी गरीबी है, उनके यहाँ भी बैकवर्डनेस है। तो जैसे बिहार में चाहे वो जी हिंदू हो या मुसलमान दोनों ही बैकवर्ड हैं। 22 जी जी स्टेट्स ऐसे हैं हिंदुस्तान की जहाँ पे मुसलमानों के जो फैमिली प्लानिंग है वो बिहार के हिंदुओं से अच्छा है। इसका जी मतलब हाँ अगर इस्लाम इसका रीजन होता है फैमिली प्लानिंग का, तो जी हर जगह मुसलमान बैकवर्ड रहते, लेकिन 22 स्टेट में उन्होंने तो बिहार के हिंदुओं से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो एक्चुअली ये दोनों हमें एक ही किश्ती के सवार हैं, और हमें इन 4-5 स्टेट जो बची हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अभी भी बैकवर्डनेस है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 स्टेट, इस पर जी ही और फोकस करना है। और वहां पे जी भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी फैमिली प्लानिंग अच्छी खासी सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ 29 जी में से 26 स्टेट तो रिप्लेसमेंट रेट से कम आ गई, यानी माँ बाप के दो होते हैं और अगर उनके 2 बच्चे हो, माँ बाप मर जी जाएंगे, जी बच्चे आ जाएंगे तो रिप्लेसमेंट हो गई। तो जी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे 26 स्टेट आ चुके हैं जी 29 में हाँ जी से। तो जी जी अब 3 स्टेट पर फोकस करना है, 3-4 स्टेट हैं उस पर फोकस करें, तो हमारी जी फैमिली प्लानिंग का काफी कामयाब निकल के आएगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त दिया, और आपकी किताब जो पब्लिश विद इस्लाम, फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स इन इंडिया है, इसके हवाले से काफ़ी अहम बातें बताई हैं सर। जी, जी सर, जी सर। ये आपको किताब तो जान के खुशी होगी कि इसका जी उर्दू सर। तर्जुमा भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है, और अच्छा जल्दी अच्छा अच्छा। उसको ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत वाले इसको छापेंगे उर्दू में। अच्छा सर, बहुत खुशी की बात है सर। बहुत बहुत जी, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।